ग्लोबल आई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 3 से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप ग्लोबल आई के यूट्यूब चैनल पर जाइए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है इलेक्ट्रीशियन इंडिया के नाम से, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से कोई भी लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज़ करिए, global.ai.org। वेबसाइट कैसे यूज़ करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बस थोड़ा सा आपका टाइम लेके। अपने मोबाइल में सर्च करिएगा आप लोग ग्लोबल आईटीआई। जैसे ही सर्च करेंगे किसी भी ब्राउजर में तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन दिखने लगेगा आपके मोबाइल पे। ठीक है, फिर आपको आना है यहाँ पे आईटीआई कोर्सेज में। आईटीआई कोर्सेज में आपको क्लिक करना है तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी दिखेगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, इसमें आईटीआई सेकेंड ईयर ये इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए क्लास हो रही है। तो आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के पार्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ से जाके आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, समय समय पर पीडीएफ अपडेट की जाती रहेंगी और आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अब आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक डीसी जनरेटर है आपका, डीसी जनरेटर में योक और कोर के माध्यम से सर्किट कैसे पूरा होता है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो भाई हम लोग जानते हैं कि योक जो होता है, योक क्या होता है यार, योक डीसी जनरेटर का सबसे बाहरी भाग होता है ना, सबसे बाहरी भाग होता है, ये आप सभी को पता है। यह मशीन को मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये भी आपको पता है। और क्या करता है भाई, यह जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव करने के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, ये भी हमारा काम है योग का। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। हमने अभी 2 पॉइंट जो बोला है कि मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और एक पॉइंट हमने बोला है कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। ये 2 चीज हो गई। बाकी अब बात किया है यहाँ पे पोल की, यहाँ पे किसकी बात किया है, पोल की। पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरी होती है, पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरी होती है। तो देखिए जो पोल है हमारा, पोल कहाँ पे होता है यार, पोल होता है हमारा योग पे, सॉरी जो हमारा पोल है वो रहता तो स्टेटर पे ही है, रहता तो स्टेटर पे ही है, लेकिन पोल के लिए अलग से हम लोग क्या करते हैं, अलग से ये बना रहता है ना पोल कोर, ये पोल कोर बना रहता है तो इस पे पोल बनता है। तो ये दोनों चीज, इसको और बाहर बाहर जो बाहर वाली सर्किट है, ये बाहर वाली जो सर्किट है योग की, ये और ये चीज कैसे कनेक्ट होती है, ये दोनों कनेक्ट होती है आर्मेचर कोर से। कैसे कनेक्ट होती है भाई, ये दोनों कनेक्ट होती है आर्मेचर कोर से। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्मेचर कोर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं। यह हमारा है डीसी डीसी शंट जनरेटर ना, डीसी शंट जनरेटर हमने यहाँ पे बना दिया अपना। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर हमने बना दिया। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया हमारा आईएसएच करंट। ठीक है, और इसमें क्या हो गया भाई, इसमें हो गया हमारा, हाँ यहाँ पे हमें मिलने लगा वोल्टेज, जो भी वोल्टेज मिल रहा है वो जनरेटर जो भी प्रोड्यूस कर रही है वो वोल्टेज मिल रहा है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज। और यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है हमारा ईएमएफ। यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा ईएमएफ। बोला है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर, यदि हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, इसमें लोड बढ़ा रहे हैं तो इसका वोल्टेज कम क्यों होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी डीसी शंट जनरेटर होती है ना, वो ड्रॉपिंग नेचर की होती है। कैसी होती है, ड्रॉपिंग नेचर की, मतलब कि जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाता है वो धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसे घटता है,
इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ घटता हुआ दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये एक क्वालिटी होती है डीसी शंट जनरेटर की, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी में देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये कम क्यों हो रहा है, ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम जो दिखने को मिल रहा है हमें, ये क्यों मिल रहा है? ये मिल रहा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते जाते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन का भी मान डीसी शंट जनरेटर में बढ़ने लगता है। आर्मेचर रिएक्शन का भी यदि मान बढ़ेगा तो फिर हमारी जो वोल्टेज होगी, वोल्टेज कम होने लगेगी, या फिर मशीन में ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलने लगता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, यहाँ पे यही ऑप्शन हमको सही दिख रहा है, बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण वोल्टेज की वजह से गिरावट, नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी के लिए बोला है आपसे। देखिए जो हमारा शंट जनरेटर है इसका यूज हम लोग अक्सर करते हैं लेंथ मशीन में, ठीक है जी, लेंथ मशीन या फिर बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, इसके लिए हम लोग लेंथ मशीन नहीं, बैटरी चार्जिंग के लिए लिख लो, केवल बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। और जो हमारी सीरीज जनरेटर है इसका यूज हम लोग कर्षण में करते हैं, ठीक है, या फिर हॉयस्ट, हॉयस्ट क्रेन, इन सब में सीरीज जनरेटर का यूज किया जाता है। जो हमारे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है इसका यूज हम लोग वेल्डिंग कार्य के लिए करते हैं। किसके लिए जी? वेल्डिंग कार्य के लिए, ठीक है। और जो हमारी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं कांस्टेंट स्पीड और वेरिइंग लोड, लोड हमारा वेरिएबल हो लेकिन स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट हो। या फिर इसी का यूज हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भाई लोड तो वेरी करता रहता है ना, लोड वेरी करता रहता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, देखिए कोई भी हमारी मशीन चल रही है तो मशीन से मॉइस्चर को खत्म करना बेहद जरूरी होता है। यदि मशीन में कहीं भी मॉइस्चर है तो वहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं से अर्थिंग आने लगता है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, और मशीन के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। मशीन के लिए कैसे हानिकारक होगा? क्योंकि वहाँ पे नमी की वजह से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो जो हमारा प्रॉपर वोल्टेज बनना चाहिए वो चीज़ नहीं बन पाएगा, और लीकेज अलग से होती है, ठीक है। तो ये नुकसान है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर का, ठीक। उसको खत्म करने के लिए जब भी मशीन को बंद किया जाता है, जब भी मशीन को बंद किया जाता है, या फिर हम लोग बंद नहीं, बंद करके यदि ज्यादा देर देर तक छोड़े हुए हैं, बंद करके यदि ज्यादा दिन तक छोड़े हुए हैं तो मशीन को स्टार्ट करने से पहले एक बार गर्म हवा, उसमें गर्म हवा से पूरा साफ किया जाता है, ठीक है, हॉट एयर के द्वारा, हॉट एयर के द्वारा उसको पूरा एक बार साफ किया जाता है, ताकि जो भी मॉइस्चराइजर है वाइंडिंग्स में या फिर आर्मेचर कोर में वो खत्म हो जाए और मशीन में इंसुलेशन प्रॉपर हो सके, ठीक। तो यहाँ पे ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के दौरान मशीन को क्या किया जाता है भाई? हॉट एयर से पूरा क्लीन किया जाता है, ठीक। चलो, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? हमने आपको बताया था कि जो हमारी डीसी जनरेटर है यदि उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है तो उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, चाहे मशीन हमारी फुल स्पीड पे ही क्यों ना चले। फुल स्पीड पे भी चल रही है, यदि उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया है, तो वो मशीन, वो जनरेटर कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो भी कौन सी मशीन इसमें कार्य करेगी? तो वो होती है हमारी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जो बाहर से जिसमें बाहर से सप्लाई दे के मशीन को एक्साइट किया जाता है। जितने भी सेल्फ एक्साइटेड मशीनें हैं उसमें यदि रेडियल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो वहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगा,
और यदि हमारी जो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है या जनरेटर है उसमें रेडिजुअल मैग्नेटिज्म खत्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी सर्किट जो है वो उसको एक्साइट कर देगी, वहां से आसानी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कहीं नहीं बढ़, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन से मोटर कौन से जनरेटर यूज करते हैं यार, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते ही आप लोग तुरंत टिक कर देंगे सर डिफरेंशियल कंपाउंड एकदम सही है और बिल्कुल सही भी है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है? डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो वेव वाइंडिंग की विशेषता ये होती है कि इसको हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, इसको हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारी लैप वाइंडिंग होती है उसे हाई करंट के लिए यूज करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन से, और वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग होती कैसी है ये भी देख लेते हैं। देखिए हमने आपके सामने दो फिगर लिए हुए हैं, एक है हमारा लैप वाइंडिंग का फिगर और एक है वेव वाइंडिंग का फिगर। ठीक है, तो ये है हमारा वेव वाइंडिंग, ये क्या है यार, ये है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, तो जो हमारी लैप वाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जो हमारी वेव वाइंडिंग है हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो वहां पे हम लोग वेव वाइंडिंग करते हैं मशीनों में। ठीक, इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी रहती है भाई? इसमें समांतर पथों की संख्या सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स मतलब एकहरी, ठीक है, सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, एकहरी वाइंडिंग के लिए समांतर पथ की संख्या कितनी होगी? हमेशा दो होती है, हमेशा दो होती है। ठीक है, जो हमारी लैप वाइंडिंग है इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? इसका यूज हम लोग हाई करंट के लिए करते हैं। ठीक है जी, हाई करंट। अच्छा, कहीं कहीं पे एक और आपको ऑप्शन दिखेगा, हाई वोल्टेज लो करंट। हाई वोल्टेज यदि लो करंट दिखेगा तो वहां पे आप कौन सा मशीन कौन सा वाइंडिंग यूज करोगे भाई? वहां पे भी आप वेव वाइंडिंग यूज करोगे। क्यों? क्योंकि बात किसकी किया है? हाई वोल्टेज की बात किया है। यदि हाई वोल्टेज होगा तो करंट लो होगा, और यदि वहां पे हाई करंट है तो लो वोल्टेज होगा। इतनी बात तो आपको समझानी नहीं पड़ेगी, इतनी बात तो आप अपने से भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें समांतर पथ की संख्या हमेशा दो होती है सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, एकहरी वाइंडिंग के लिए, और इसमें समांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, पोल्स की संख्या के बराबर होती है ना। चलिए, तो ये आपका लैप वाइंडिंग था, वेव वाइंडिंग था। बाकी अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला है? डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? हमने अभी आपको बताया हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो करंट। तो हाई वोल्टेज लो करंट आपको कहाँ पे दिख रहा है? हाई वोल्टेज लो करंट कहीं पे दिख रहा है? लो करंट हाई वोल्टेज सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लिख ही लीजिए क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन होने लगे। हाई वोल्टेज एंड लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, और हाई करंट लो वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज के लिए। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में, दोनों का फिगर भी आप साथ में बना लीजिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि थोड़ा पेन पेपर लेके बैठिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आपको उसको नोट करते जाइए। ठीक, ये हर एक आपके कंपटीशन, न कि केवल आपके आइडिया एग्जाम के लिए बल्कि कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। इसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है
ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, हो सकता है आप पूरा ऑप्शन दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन क्या बोला है भाई कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। जो प्रतिरोध तार यहाँ पे लगाए गए हैं, इन प्रतिरोध तारों का यूज क्या है, इनका काम बस यही होता है कि जो हमारी धारा है वो धारा आसानी से अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, ठीक है। तो धारा दिशा का आसानी से पलटना, स्मूथ रिवर्स ऑफ करेंट डायरेक्शन, ऑप्शन डी में दिख रहा है। धारा आसानी से अपनी डायरेक्शन परिवर्तित कर सके, बस इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक है। जो धारा के मान को कम कर देता है तो आई स्क्वायर और लॉस कम होती है, मतलब कि स्पार्किंग कम होती है और धारा आसानी से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसीलिए वहां पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक। चलो, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हमारा पोल शू लगा होता है, पोल शू का फिगर हमने आपको दिखाया था पहले ही लेक्चर में। पोल शू सॉलिड क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो भाई देखिए, पोल शू हमेशा सॉलिड इसीलिए बनाया जाता है ताकि रिलक्टेंस को कम कर सके। भाई इसका काम क्या था, ये मैग्नेट जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहे थे उसको चारों तरफ फैलाना था, ये चारों तरफ फैला रहा था, ठीक है। तितर बितर नहीं होने दे रहा था, ये चारों तरफ फैला रहा था ताकि मशीन में प्रॉपर तरीके से चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड हो पाए। तो इसका मेन काम यही होता है कि यह रिलक्टेंस कम करे चारों तरफ सर्किट में, जितनी भी हमारी डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग है हर तरफ रिलक्टेंस को कम करके और चारों तरफ फ्लक्स प्रोवाइड करे स्मूथली, या फिर ये कहिए कि समान मात्रा में चारों तरफ फ्लक्स प्रोवाइड करे। तो इसका जो मेन काम है ना, जो सॉलिड पोल शू है, इसका मेन काम है कि रिलक्टेंस को कम करे, ठीक है। टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है। मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस कम करने के लिए हम लोग इसका सॉलिड पोल शू का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के योक बनाने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है। देखिए यदि छोटी मशीन है तो वहां पे हम लोग कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं, और यदि बड़ी मशीन है तो वहां पे हम लोग कास्ट स्टील का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कास्ट स्टील कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, दिया है कोई बात नहीं, रोल स्टील दिया है तो रोल स्टील हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ये क्वेश्चन तो दोबारा दिया हुआ है। स्प्लिट रिंग का कार्य बस यही होता है कि जो भी करंट है उसको एक डायरेक्शन में बनाए रखे, करंट को एक डायरेक्शन में बनाए रखना ही इसका काम है। तो एक दिशा में आउटपुट बनाता है। यहाँ पे एक दिशा की बात कहीं पे किया, हाँ बी ऑप्शन में किया है, मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन में बनाना ही इसका काम होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। भाई गतिशील रूप से प्रेरित कौन सा वोल्टेज होता है, वो होता है हमारा एसी। डीसी जनरेटर में पहले एसी वोल्टेज ही बनता है, इसके बाद कम्यूटेटर जो लगा है वो उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर एसी डीसी में कन्वर्ट होता है डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर का जो कम्यूटेटर है वो एज अ मेटल रेक्टिफायर काम करता है। कैसा काम करता है भाई, मेटल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, या रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है जो कम्यूटेटर है, ठीक है। तो जो वोल्टेज बनता है, पहले जो वोल्टेज बनता है आर्मेचर पे वो एसी वोल्टेज होता है, न कि डीसी वोल्टेज होता है। फिर कम्यूटेटर से जब पास होता है इसके बाद फिर वो डीसी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो कौन सा वोल्टेज होता है भाई, वो होता है हमारा एसी वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिव वोल्टेज। सी ऑप्शन यहाँ एकदम करेक्ट होता हुआ दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि ये आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि ये जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको मतलब सावधानी से देखिएगा और ध्यान देकर देखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट के ऊपर जैसे कोई भी एक शाफ्ट है इस तरीके से, तो इस शाफ्ट में एक यहाँ पे बीच में गड्ढा काट दिया जाता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक लगा दिया जाता है ऊपर से की लगा दिया जाता है ऐसे, इतनी छोटी सी की होती है उसको लगा दिया जाता है ताकि
जो भी इसके शाफ्ट के ऊपर पुली लगाई जा रही है, जो भी चीज लगाया जा रहा है घूमने के लिए, वो रोटेट ना करे, वो एक जगह स्थिर रहे। तो यह जो पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका काम बस यही है कि जो हमारी की लगी हुई है उसको फिक्स करे। ठीक है, टू फिक्स द की, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ही एकदम सही आंसर हमको दिख गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बाकी। ए बी सी डी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, की के बारे में कहीं पे बात नहीं किया, तो ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? जो हमारी फील्ड कॉइल होती है, फील्ड कॉइल का काम यही होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करे। क्या करे? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब क्रिएट करती है तभी वो जाके मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर कंडक्टर को कट करते हैं और वहां से हमारा वोल्टेज बनना शुरू होता है। जब तक फ्लक्स नहीं बनेंगे तब तक कोई वोल्टेज ही नहीं बनेगा। तो जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का मेन काम यही होगा कि वो फ्लक्स को क्रिएट करे, फ्लक्स को बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए, ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है, और चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? हमें एकदम सी दिख रहा है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए। ठीक है, टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि बड़ी डीसी जनरेटर मशीनों के लिए पोल कोर। देखिए वहां पे आपसे क्या पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ना यार, कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखिए बोला है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए किस धातु का यूज करते हैं? यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन में पूछा है आपसे योग के बारे में। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कास्ट स्टील। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? इस क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी मशीन में बड़ी मशीन की जो जनरेटर है, बड़ी डीसी जनरेटर जो होती है, इसका पोल कोर किस मटेरियल का बनाया जाता है? पोल कोर इसका किस मटेरियल का बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा दे रहे हैं जिससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो हमारा योग है, योग किसका बना होता है भाई? कास्ट स्टील का बना होता है। पोल कोर या फिर पोल शू किसके बने होते हैं? ये भी कास्ट स्टील के बने होते हैं। आर्मेचर कोर किसका बना होता है भाई? ये लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। जो हमारा कम्यूटेटर है वो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। जो ब्रशेज हैं वो कॉपर या फिर कार्बन के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ब्रशेज एंड लार्ज मशीन, ये इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, ये तो छोड़ दीजिए, ये इतना चीज नोट कर लीजिए आप ताकि ये आगे के लिए कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। ठीक है, ये चार्ट किसके लिए है? ये है चार्ट बड़ी मशीनों के लिए। ठीक है, बड़ी डीसी मशीन के लिए, डीसी मशीन, मशीना लिख दिए क्या यार? मशीन। ठीक है, बड़ी डीसी मशीन के लिए ये चीज, ये चार्ट हमने आपको बता दिया है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए ताकि जो भी बड़ी मशीन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मटेरियल किस धातु का बना है, तो आप आसानी से बना पाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है पोल कोर, पोल कोर किसका बना होता है भाई? कास्ट स्टील का बना होता है। ये आपने देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा है, लिखा है ना भाई पोल कोर, पोल कोर किसका बना है? कास्ट स्टील का बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट स्टील वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।